70 का सी आंसर दिया है राधे ने। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। यूपी एपीओ फिल्म 2015 में आया था। सी इज करेक्ट आंसर। शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत सिंह 2014 एससीसी फर्स्ट का बाद फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदलने से संबंधित है ना, तो इट इज करेक्ट आंसर। यस, सी इज करेक्ट आंसर। is correct answer. गुड इवनिंग पूजा। ओके जी सर ना, आगे अगला क्वेश्चन नंबर 71। सीआरपीसी 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा कहती है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो कोई अपील का ना होना? सेक्शन 372, 375, 373, 377। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 71 ये आया था आपका यूपी एपीओ फिल्म 2015 में। हाँ, 71 का आंसर दो। 71 का ये दिया सुनंदा ने। 71 का इज करेक्ट आंसर सुनंदा। सेक्शन 372 इज करेक्ट आंसर। अबाउट इस सेक्शन सीआरपीसी 1973 की धारा 372 प्रावधान करती है कि दंड न्यायालय के किसी दंडादेश या आदेश से कोई अपील ना होगी जब तक कि इस संहिता के द्वारा या तत्समय पूर्वक किसी अन्य द्वारा संबंधित ना हो। गुड इवनिंग सुनंदा। नाउ क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर देना है हमको। सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय भेजे जाने पर उच्च न्यायालय दंडादेश की पुष्टि कर सकता है, दंडादेश को रद्द कर सकता है, विधि सम्मत अन्य दंडादेश पारित कर सकता है, उपयुक्त सभी कर सकता है। बताइए क्या कर सकता है न्यायालय? सत्र न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि करने उच्च न्यायालय क्या करेगा? आंसर देना है 72 का। 72 ही है। हाँ, यह आया था उत्तराखंड सिविल जज 2009, राजस्थान जेएलओ 2014। 72 का डी दिया है सुनंदा एग्जैक्टली। उपरोक्त सभी सही हैं, एग्जैक्टली कहा आपने। सीआरपीसी की धारा 368 के अनुसार उच्च न्यायालय दंडादेश की पुष्टि कर सकता है या विधि द्वारा समर्थित कोई अन्य दंडादेश दे सकता है या दोषी को बातिल एनुअल कर सकता है या अभियुक्त को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषित कर सकता है जिसके लिए सेशन न्यायालय उसे दोषित कर सकता था, या उसी आरोप पर या संशोधित आरोप पर नए विचारण का आदेश दे सकता है या दोष मुक्त भी कर सकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 73, एन अपील अगेंस्ट एक्विटल मेड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट shall like to द सेशन कोर्ट, द सेम कोर्ट, द हाई कोर्ट, द लोअर कोर्ट। बताइए जल्दी से। एन अपील अगेंस्ट एक्विटल मेड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा एक्विटल कर दिया गया है तो उसके विरुद्ध यदि अपील में जाना है तो कहाँ जाएंगे? द सेशन कोर्ट, द सेम कोर्ट या द हाई कोर्ट, द लोअर कोर्ट। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 73 यह आया था आपका बिहार सिविल जज 1999, छत्तीसगढ़ का सिविल जज फिल्म 2008 में। जल्दी बताइए। यस, 73 का आपने क्या कहा? 73 का आंसर दिया है डी। 73 का दिया है बी पूजा ने, द हाई कोर्ट। 73 का ए इज करेक्ट आंसर। ए द सेशन कोर्ट, ए द सेशन कोर्ट है ना। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मतलब जज से मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लगभग है ना, तो फिर सेशन कोर्ट में जाएगा ना मामला। सीआरपीसी 1973 की धारा 378 क्लॉज 1 क्लॉज 6 के अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में की जा सकती है। 73 का ए इज करेक्ट आंसर, द सेशन कोर्ट। Now, question number 74. Which of the following is not correct? इनमें से कौन सा सही नहीं है? The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court acquitting the accused
The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court imposing upon the accused lesser punishment. The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court convicting the accused for a lesser offense. The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court imposing inadequate compensation. To the right answer, time starts now. 74. यह आया था बिहार हायर जुडिशल फिल्म 2016 में। न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोष मुक्ति के लिए भारत आदेश के विरुद्ध भी पीड़ित पक्ष को अपील करने का अधिकार है। न्यायालय द्वारा अभियुक्त को छोटे अपराध की दोषसिद्धि के लिए भारत आदेश के विरुद्ध भी पीड़ित पक्ष को अपील करने का अधिकार है तथा न्यायालय द्वारा अपर्याप्त प्रतिकर के लिए भारत आदेश के विरुद्ध भी पीड़ित को पक्ष को अपील करने का अधिकार है। किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 376 में दी गई सूची के अनुसार न्यायालय द्वारा अभियुक्त के लिए कम दंड हेतु भारत आदेश के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को अपील करने का अधिकार नहीं है। इसलिए विकल्प क्या हो गया? राइट आंसर क्या हो गया 74 का? B. The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court imposing upon the accused lesser punishment. 74 का B is correct answer. 74 का अंकित 74 का B है B. The victim has a right to prefer an appeal against any order passed by the court imposing upon the accused lesser punishment. है ना? ये गलत है. It is wrong. B is wrong. उसने पूछा था wrong क्या है तो उसने कहा B is wrong. यस क्यों है? तो सीआरपीसी 1973 की धारा 376 में दी गई सूची के अनुसार न्यायालय द्वारा अभियुक्त के लिए कम दंड हेतु पारित आदेश के विरुद्ध पीड़ित पक्ष को अपील करने का अधिकार नहीं है। 376 के अनुसार है ना। चलो 74 का भी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 75। दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती। दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती है जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल निम्न से अधिक जुर्माने का दंड अधिकृत करता है। 1000 रुपीज, 100 रुपीज, 200 रुपीज, 300 रुपीज। तो राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 75 का आंसर दीजिए। झारखंड सिविल जज 2008। दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं की जा सकती जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल निम्न से अनधिक जुर्माने का दंड अधिकृत करता है। निम्न से अनधिक मतलब इससे अधिक नहीं है और उसके लिए वो उसमें अपील में नहीं जा सकता। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल निम्न से अनधिक जुर्माने का दंड अधिकृत करता है तो अपील नहीं की जा सकती। 75 का आंसर दीजिए। 75 का सी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 376B ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 376 ऑफ सीआरपीसी। जस्ट वेट, यू आर वाचिंग। यस, छोटे मामलों में अपील का ना होना। जहां 374 में किसी बात के होते हुए भी दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में ना होगी। अर्थात जहां उच्च न्यायालय में केवल 6 मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या 1000 रुपए से अनधिक जुर्माने का अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंड पारित करता है। वहीं सेशन न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 मास से अनधिक की अवधि के कारावास का या 200 रुपए से अनधिक जुर्माने अथवा ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का दंड पारित करता है। जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए से अनधिक जुर्माने का दंड पारित करता है अथवा जहां संक्षिप्त विचारित किसी मामले में धारा 260 के अधीन कार्य करने के लिए सशक्त मजिस्ट्रेट केवल 200 रुपए से अधिक जुर्माने का दंडाधित पाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 76। निम्न मामले में दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी। ठीक है, निम्न मामले में दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी जहां उच्च न्यायालय केवल 6 मास से अधिक की अवधि की कारावास का दंड पारित करता है, जहां सत्र न्यायालय केवल 500 रुपए से अधिक जुर्माने का दंड पारित करता है, जहां प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल 1 मास से अधिक अवधि की कारावास का दंड पारित करता है। उपरोक्त सभी दशाओं में निम्न मामलों में दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी। अभी हमने देखा था एक्सप्लेनेशन ना। गुड इवनिंग हो गया अर्चित। आगे 76 का आंसर दिया है डी। किसने दिया है? निम्न दो सिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी। राइट आंसर इज ए। 376A के अनुसार जहां उच्च न्यायालय 6 मास से अधिक के कारावास या 1000 रुपए से अधिक जुर्माने का या ऐसे कारावास एवं जुर्माने दोनों का दंड पारित करता है तो उसकी अपील नहीं होगी। 76 का ए इज करेक्ट आंसर। जहां उच्च न्यायालय केवल 6 मास से अधिक अवधि के कारावास का दंड पारित करता है वहां अपील नहीं होगी। जहां उच्च न्यायालय केवल 6 मास से अधिक अवधि के कारावास का दंड पारित करता है वहां अपील नहीं होगी। यहाँ जो है ना, जहां सत्र न्यायालय केवल 500 रुपए नहीं है 200 रुपए है ना, और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के लिए 100 रुपए की बात की उन्होंने, तो इसलिए ये दोनों सही नहीं है। सही क्या है? ए इज करेक्ट आंसर। ओनली वन ए इज करेक्ट आंसर। 76 का ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 76 का ए है ए। कोई अपील नहीं होगी।
तो उन्होंने कहा कि हाँ उच्च न्यायालय केवल 6 माह से अधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश करता है, वहां अपील नहीं होगी। बी और सी और डी यहाँ पे नहीं चलेंगे, है ना। ए इज करेक्ट आंसर। 77 जहां प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट केवल 100 रुपए, 300 रुपए, 200 रुपए, 250 रुपए से अनधिक जुर्माने का दंडादेश करता है, वहां दोषी व्यक्ति द्वारा कोई अपील नहीं होगी। 77 राजस्थान जेएलओ 2014, एमपी सिविल 2002, उत्तराखंड पीसी या जूनियर फिल्म 2008। बताइए जल्दी से, अभी अपन ने सबका देख रखा है ना। या 77 का ये करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कहा पूजा और अंकित और अर्चित। 100 रुपए इस करेक्ट आंसर, 100 रुपए ना। प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट 100 रुपए है, सीजेएम भी 100 रुपए है, और सेशन न्यायालय और आपका महानगर मजिस्ट्रेट के लिए उन्होंने कितना कहा था, 200 रुपए से अधिक। Now, question number 78. Where a court of session passed only a sentence of imprisonment not exceeding 3 months, an appeal would lie before the High Court by the convicted person. An appeal would lie before the High Court only on the point of sentence. An appeal would lie before the Supreme Court. None of the above. बताइए आंसर। तो the right answer time starts now. 78. बिहार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीआरपीसी 73 की धारा 376 बी के अनुसार जहां सेशन न्यायालय या महानगर मजिस्ट्रेट केवल 3 मास से अधिक की अवधि के कारावास का या 200 रुपए से अधिक जुर्माने का या ऐसे कारावास से जुर्माने दोनों का दंडादेश करता है, वहां अपील नहीं होगी, वहां अपील नहीं होगी। 78 का क्या हो गया, नन ऑफ द अबव। Where a court of session passed only a sentence of imprisonment not exceeding 3 months, 3 मंथ से अधिक नहीं और 200 रुपए से ज्यादा नहीं, तो उसकी कोई अपील नहीं होगी। यहाँ पे जो लिखी है ना बाकी कि एक अपील हो रही है हाई कोर्ट में ना, तो ये सब नहीं होगा। 78 का डी, अंकित ने कहा नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 79, जहां सत्र न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्ध किया है, तब वह उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है, वह उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, वह अपील केवल दंड के परिणाम के बारे में कर सकता है, वह अपील दंड के परिणाम में वैधता के बारे में कर सकता है। जब सत्र न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्ध किया है, तब क्या होगा बताइए। 79 झारखंड सिविल जज फिल्म 2012 में पूछा गया है, जहां सत्र न्यायालय ने अभियुक्त व्यक्ति को दोषी होने के अभिवचन पर दोष सिद्ध किया है, तब 79 का डी कहा, 79 का डी इज करेक्ट आंसर। पूजा 79 का डी है, वह अपील दंड के परिणाम में वैधता के बारे में कर सकता है, वह अपील दंड के परिणाम में वैधता के बारे में कर सकता है, बिल्कुल सही कहा। 79 का डी इज करेक्ट आंसर, करेक्ट करना पूजा इसको। 79 का डी है। सेक्शन 375 सीआरपीसी के अनुसार जहां अभियुक्त व्यक्ति ने दोषी होने का विवेचन किया है और ऐसे विवेचन पर दोष सिद्ध किया गया है, वहां ए ये दोष सिद्धि उच्च न्यायालय द्वारा की गई है तो कोई अपील नहीं होगी, अथवा ख ये दोष सिद्धि सेशन न्यायालय, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई है तो अपील दंड के परिणाम या उसकी वैधता के बारे में ही हो सकती है, अन्यथा नहीं। 79 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने धारा 325 आईपीसी का प्रकरण साक्ष्य के प्रकरण पर अभियोजक के आवेदन पर वापस लेने की अनुमति दी। अभियोजन ने मामला वापस ले लिया, इस आदेश के विरुद्ध आहत को क्या उपचार उपलब्ध है। सेक्शन 372 सीआरपीसी के तहत सेशन न्यायालय में अपील, सेक्शन 378 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय में अपील, सेक्शन 397 सीआरपीसी के तहत पुनरीक्षण या सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 80 मध्य प्रदेश हायर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फिल्म 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने धारा 325 आईपीसी का प्रकरण साक्ष्य के प्रक्रम पर अभियोजक के आवेदन पर वापस लेने की अनुमति दी। अभियोजन ने मामला वापस ले लिया, इस आदेश के विरुद्ध आहत को क्या उपचार उपलब्ध है। कहां अपील कर सकता है वो, या क्या कर सकता है, पुनरीक्षण करवाएगा, क्या अपील में जाएगा, तो कहां जाएगा बताइए जल्दी से। 80 80 का डी कौन कह रहे हैं अंकित। 80 का डी नहीं है अंकित, डी इज नॉट करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट।
80 का डी नहीं है। ए इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 372 सीआरपीसी के तहत सेशन न्यायालय में अपील होगी। भाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने आदेश दिया है ना, न्याय जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में होगी। धारा 371 क्लॉज 1 का क्लॉज बी तथा प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा दोष सिद्धि कन्विक्शन के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में की जाएगी। देखो दोष मुक्ति के विरुद्ध अपील जाएगी कहाँ पे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने दोष मुक्ति की है तो अपील आएगी उच्च न्यायालय में। दोष मुक्ति की है तो दोष सिद्धि की है तो अपील जाएगी सत्र न्यायालय में, सत्र न्यायालय में की जा सकती है। धारा 374 क्लॉज 3 का क्लॉज ए। धारा 378 में संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा बंद कर दिया गया है कि दंडाधिकारी के दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील सत्र न्यायालय में होगी। ठीक है, ये देखिए आप, तो इसमें आंसर क्या हो गया अपना, ए इज करेक्ट आंसर, 80 का ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 81, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील होगी। अब न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायालय द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में, सत्र न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में। अभी अपन ने इसको देखा था, बताइए जल्दी से आंसर। 81 का उत्तरांचल से विजय 2005, छत्तीसगढ़ से विजय 2003, मध्य प्रदेश से विजय 1996। का प्रावधान का बी है ना, यस बी इज करेक्ट आंसर। अब संशोधन के बाद अब सत्र न्यायालय में अपील होगी। पहले दोष मुक्ति के खिलाफ कहां अपील होती थी, उच्च न्यायालय में, लेकिन सेक्शन 378 में संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा यह बंद कर दिया गया है कि दंडाधिकारी के दोष मुक्ति के आदेश के विरुद्ध अपील अब सत्र न्यायालय में होगी, है ना। इसलिए 81 का बी इज करेक्ट आंसर। पूजा 81 का बी है, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय में नहीं, सत्र न्यायालय में होगी, सत्र न्यायालय में ना। तो ने कहा सही, 81 का बी इज करेक्ट आंसर। 81 का सी नहीं अंकित, उच्च न्यायालय में पहले होती थी, अब लेकिन संशोधन के बाद सत्र न्यायालय में आ गया वो। नाउ क्वेश्चन नंबर 82, सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है? सेक्शन 373, 397, 376, 398, बताइए जल्दी से। 82 यूपीएपीओ 2002। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्ति का प्रयोग करता है, अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है? जल्दी बताओ भाई, फास्ट रिलेटेड बता रहे हैं धीरे धीरे, क्या बात है आज नेट स्लो चल रहा है। आज तो एग्जाम कंप्लीट हो गया है ना, 4th सेमेस्टर वालों का। अभी तो भैया अंकित ने आज दस्तक दिया है, क्यों भैया अंकित? यस सर, स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई है, इसलिए आंसर गलत हो रहे हैं। कोई बात नहीं, अपन को घबराना नहीं है, और गलत होने से ही तो हमको पता पड़ता है कि हमको और मेहनत करनी है ना। ठीक है, कोई बात नहीं पूजा, यू कैन डू एंड एवरीबॉडी कैन डू। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपील शक्तियों का प्रयोग करता है? सेक्शन 373 के अंतर्गत। ओके, सेक्शन 373 सीआरपीसी 1973 की धारा 373 के अंतर्गत सत्र न्यायालय धारा 117 और धारा 121 के आदेश के विरुद्ध अपीलीय न्यायालय की शक्ति का प्रयोग करता है। यह संकेत सर आपने मैसेज में बताया ही नहीं, क्या पढ़ना है आज? अरे एक्चुअल में सीआरपीसी आज खत्म हो गई है, आज खत्म हो जाएगी तो अपन कल से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है जल्दी से इनका एग्जाम आ जाए तो अपन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और बाद में जो छोटे छोटे एक्ट हैं वो उस समय ले लेंगे जब एग्जाम आने वाली होगी, एग्जाम होने वाली होगी, तो उससे उनको ताजा ताजा याद रहेगा, है ना। ओके, इसलिए 82 का ए 373। आओ क्वेश्चन नंबर 83, सत्र न्यायालय दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीलीय शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत करता है? 372, 374, 397, 398। सत्र न्यायालय दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील शक्ति का प्रयोग दंड प्रक्रिया संहिता किस धारा के अंतर्गत करता है? अर्जुन कह रहे हैं जी सर। ओके अर्जुन,
किस बारे में जी कर रहे हो भाई अर्जुन? कुछ बात पसंद आई तुमको लगता है ना? इसका आंसर तो जल्दी से भाई फटाफट आंसर दो यार। हाँ 83 का सी कहा, बिल्कुल सही कहा अंकित। सेक्शन 374 इज करेक्ट आंसर। सीआरपीसी 1973 की धारा 374 के अंतर्गत सत्र न्यायालय ने महानगर मजिस्ट्रेट, सहायक सत्र न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई सदोष सिद्धि के विरुद्ध अपीली शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है, जो सत्र न्यायालय है, महानगर मजिस्ट्रेट, सहायक सत्र न्यायाधीश या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा की गई दोष सिद्धि के विरुद्ध अपीली शक्ति का प्रयोग करता है। ओके, 83 का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 84। Under section 372 of CRPC, a victim can file an appeal against the order of acquittal. Can file an appeal only after obtaining leave from the appellate court. Has no right to file an appeal. Should approach the district magistrate and a public prosecutor for filing an appeal. बताइए जल्दी से। With the right answer, time is start now. हो गया था स्टार्ट पहले। 84 यह आया था आपका उत्तर प्रदेश हायर जुडिशल प्रीलिम 2012 में। सीआरपीसी 1973 की धारा 372 के अधीन अपील उस स्थिति में की जा सकेगी जहां अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है। ऐसी स्थिति में पीड़ित व्यक्ति को न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश के विरुद्ध अपील दाखिल करने का अधिकार होगा जिसके द्वारा अभियुक्त को दोष मुक्त किया गया है। यह उपबंध सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 372 में परंतुक अंतर स्थापित करके किया गया है। तो 84 का आंसर आपको देना है। 84 का सही आंसर क्या है? Under section 372 of CRPC, a victim can file an appeal against the order of acquittal. Yes. ठीक है, A is correct answer. 84 का क्या है? A is correct answer. Now, question number 85. निम्नलिखित में से किस 85 का ये सही है। Now, 85 निम्नलिखित में से किस न्यायालय को CRPC की धारा 397 के अंतर्गत अवर दंड न्यायालय से अभिलेख मंगाने का अधिकार है? पता अभिलेख मंगाने का अधिकार किसको है? किस न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 397 के अंतर्गत अपर दंड न्यायालय मतलब नीचे के जो न्यायालय हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, उनसे अभिलेख मंगाने की शक्ति प्राप्त है? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा सत्र न्यायालय। बताइए 85 क्वेश्चन नंबर 85। राजस्थान जेएलओ 2014। गुड इवनिंग भरत दुबे, आज तुम्हारे एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब तो कंटिन्यूस रहना और फटाफट पढ़ाई करना। सीआरपीसी आज खत्म हो जाएगी। जो पुराने वीडियोस हैं चले हैं सारे के सारे अपने ऑनलाइन हैं, उनको ऑनलाइन देखें आप, है ना, समझें। और कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे कॉलेज में ही पूछ सकते हैं। कॉलेज भी आपका कल से ऑफलाइन हो रहा है ना। यस, 85 का बी इज करेक्ट आंसर। सुनंदा ने कहा, पूजा ने कहा सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। यस, इनको अभिलेख मंगाने की शक्ति प्राप्त है। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा, पर एक मिनट, बोलो भाई। यस, पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है उच्च न्यायालय द्वारा, सेशन न्यायालय द्वारा, अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या उसे सेशन न्यायाधीश द्वारा उस मामले का निर्धारण किया गया हो। उपरोक्त सभी बताओ कौन कर सकता है? पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। झारखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2012। 86 का डी कहा अंकित ने और पूजा ने कहा। यस, 86 का डी बिल्कुल सही कहा सुनंदा। भरत 86 का डी है। उपरोक्त सभी। सीआरपीसी 1973 की धारा 397 के अनुसार पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। धारा 400 के अनुसार अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा भी किया जा सकता है यदि उसे सेशन न्यायालय के न्यायाधीश ने ऐसे मामले का अंतरण किया हो। तो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87। जब उच्च न्यायालय का कोई सत्र न्यायाधीश अपनी अधिकारता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष की किसी कार्रवाई के अभिलेख को पुनरीक्षण करने तो मांगता तो इसे कहा जाता है निर्देश, पुनरीक्षण, पुनर्वलोकन, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या कहा जाता है? निर्देश, पुनरीक्षण, पुनर्वलोकन, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ जल्दी से 87 का आंसर।
यूपी सिविल जज 2006 और उत्तरांचल सिविल जज 2002। जब उच्च न्यायालय या कोई सत्र न्यायाधीश अपनी अधिकारता के अधीन किसी अवर दंड न्यायालय के समक्ष किसी कार्रवाई के अभिलेख को परीक्षण करने के लिए मंगाता है तो उसे पुनरीक्षण या रिवीजन कहा जाता है। इस संदर्भ में प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 397 में किया गया है। सेक्शन 399 में सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति तथा धारा 401 में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति उपलब्ध है। पुनरीक्षण मतलब रिवीजन। सी इज करेक्ट आंसर। पुनरीक्षण रिवीजन। किसने कहा? स्नेहा मिश्रा ने कहा बी। बी नहीं है बेटा, सी है। सी पुनरीक्षण। पुनर्वलोकन तो वो खुद ही करेगा न्यायालय। 87 का सी इज करेक्ट आंसर। रिवीजन करेगा, रिवीजन। 87 का सी है सही। अंकित ने बिल्कुल सही कहा था और भरत ने भी कहा सही और इधर पूजा ने भी कहा सही, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 88। उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती आदेश है? गवाहों को समन करने वाले आदेश, मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर करने का आदेश, एक ऐसे बिंदु पर युक्त या विभाग को खारिज करने वाला आदेश जिसे यदि स्वीकार किया जाए तो कार्रवाई विशेष का ही अंत हो जाएगा। अंतर्वर्ती आदेश जो क्षेत्राधिकार के बिना तथा अकृत है। 88 झारखंड सिविल जज 2008। का आंसर का नॉट ए, सॉरी नॉट डी, नॉट सुनंदाने का सी। 88 का है, अभी तक सही आंसर नहीं आया। बी इज करेक्ट आंसर। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर करने का आदेश। उच्च न्यायालय अथवा सत्र न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वर्ती आदेश है? कुलदीप ने कहा है 88 का सी। बी इज करेक्ट आंसर। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत मंजूर करने का आदेश उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियों के प्रयोजन के लिए अंतर्वर्ती आदेश है। यस, भरत ने कहा 88 का बी। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 89। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 395 के तहत कौन सी अदालत संदर्भाधीन मामले पर विचार कर सकती है? उच्चतम न्यायालय, सत्र न्यायालय, विचार न्यायालय, उच्च न्यायालय। कौन सी न्यायालय है जो संदर्भाधीन मामले विचार कर सकती है सेक्शन 395 के अंतर्गत? बताइए। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 89 का आंसर देना है हमको। यह आया था छत्तीसगढ़ सिविल जज 2017, उत्तराखंड एपीओ 2010। यस, बिल्कुल सही कहा कुलदीप, वेरी फास्ट। और संदा ने भी बहुत जल्दी कहा, बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट आंसर। हाई कोर्ट सीआरपीसी की धारा 395 के तहत कौन सी अदालत संदर्भाधीन मामले पर विचार कर सकती है? उन्होंने कहा उच्च न्यायालय। बिल्कुल सही कहा, एग्जैक्टली। 89 डी इज करेक्ट आंसर। अंकित, पूजा और भारत सब ने सही कहा है, बस स्नेहा मिश्रा भी सही कहो। क्वेश्चन नंबर 90। सीआरपीसी 1973 की धारा 446 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्न में से किसके समक्ष अपीलीय होगा? मजिस्ट्रेट के द्वारा पारित किया गया आदेश निम्न में से किसके समक्ष अपीलीय होगा? सेशन न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के, जिला मजिस्ट्रेट के, सर्वोच्च न्यायालय के? बताइए जल्दी से। 90 उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2014। एक मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है ना, मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया आदेश किसके समक्ष अपीलीय होगा? सेक्शन 446 के अंतर्गत देना है, ध्यान से। बिल्कुल सही कहा। किसने कहा भाई जल्दी से? 96 का ए इज करेक्ट आंसर। सोंदा बिल्कुल सही है। भरत साना और अंकित ओके। और पूजा 90 का बी नहीं है बेटा, सेशन मजिस्ट्रेट है, सेशन न्यायाधीश है ना। ए इज करेक्ट आंसर। जिला मजिस्ट्रेट तो डीएम हो गया। डीएम को क्यों करेंगे पूजा? डीएम को तो जुडिशरी वाले क्यों अपील करेंगे भाई? उनकी पावर ही नहीं है वहां पे, है ना। यहाँ पावरफुल कौन है? सेशन न्यायाधीश, नॉट डीएम। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 91। दो सिद्धि के बाद
धारा 389 क्लॉज 3 सीआरपीसी के अंतर्गत विचार न्यायालय अभियुक्त को कब जमानत पर छोड़ सकता है? जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 3 वर्ष से अधिक ना हो, जब अभियुक्त जमानत पर हो तो कारावास 5 वर्ष से अधिक ना हो, जब अभियुक्त जमानत पर हो तो कारावास 4 वर्ष से अधिक ना हो, जब अभियुक्त जमानत पर हो तो कारावास 2 वर्ष से अधिक ना हो। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 91 मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स 2016 में, ये मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 की जो परीक्षा में आप बैठने वाले हो उसका ही 2016 में क्वेश्चन आया था। यस, सुनंदा ने कहा 91 का ए बिल्कुल सही सुनंदा, वेरी फास्ट एंड राइट आंसर। जब अभियुक्त जमानत पर हो तथा कारावास 3 वर्ष से अधिक ना हो, बिल्कुल सही। सीआरपीसी 1973 की धारा 389 की उपधारा 3 के अनुसार यदि अभियुक्त जमानत पर है और 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए दोषित हुआ है और यह दोषित करने वाले न्यायालय का यह समाधान कर देता है कि वह अपील करना चाहता है तो वह अपील में लगने वाले समय तक के लिए जमानत पर छोड़ा जा सकता है। यस, 91 का इज करेक्ट आंसर। लगभग सबने सही दिया है। इसने यहाँ बेटा नंबर डालो क्वेश्चन का, है ना, क्योंकि आगे पीछे होता है ना तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है कि किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। यदि किसी दांडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, दांडिक अपील में व्यक्ति की मृत्यु हो गई एवं उसके नजदीकी रिश्तेदार अपील की को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें कितनी अवधि के अंदर आवेदन देना चाहिए? 4 महीने में, 60 दिन में, 3 महीने में, 30 दिन में? जल्दी से आंसर दीजिए फटाफट। 92 का आंसर दो। छत्तीसगढ़ सिविल जज 2004 और मध्य प्रदेश सिविल जज 1999 कितने दिन के समय में उनको अपील आवेदन करना पड़ेगा? ओके, सुनंदा ने कहा 92 का डी, वेरी फास्ट सुनंदा, बिल्कुल सही कहा तुमने, 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज। 30 डेज में, बिल्कुल सही कहा। साना ने बी कहा है ना। ओके, 92 का डी का डी इज करेक्ट आंसर। किसी दंडिक अपील में अभियुक्त की मृत्यु हो जाने की स्थिति में यदि अपील दस्युद्धि एवं मृत्यु के अथवा कारावास के दंडादेश के विरुद्ध है तो अपीलार्थी के नजदीकी रिश्तेदार अपील को जारी रखना चाहते हैं तो उन्हें अपील जारी रखने के लिए अपीलार्थी की मृत्यु के 30 दिन के अंदर अपील न्यायालय में आवेदन करना चाहिए। वो यदि न्यायालय अपनी अनुमति प्रदान कर देता है तो अपील जारी रहेगी। सेक्शन 394 क्लॉज 2 का परंतु ऐसा कहता है। ईश्वर वैस कह रहे हैं 92 का बी इज नॉट करेक्ट। डी 30 डेज, ओनली 30 डेज। 93 आ एवं बा का एक साथ विचारण किया जाता है जिसमें आ को जो सजा दी जाती है वह अपील योग्य नहीं है किंतु बा की सजा अपील योग्य है। क्या आ अपनी सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है? इसमें आ को सजा दी जाती है वह अपील योग्य नहीं है किंतु बा की सजा अपील योग्य है। क्या आ अपनी सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है? नहीं कर सकता। विश्वासमति से कर सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। बताइए 93 मध्य प्रदेश सिविल जज 1999 93 का सी। कौन ने कहा? स्नेहा मिश्रा ने कहा 93 का सी, बिल्कुल सही स्नेहा। 93 का सी इज करेक्ट। भरत ने भी कहा 93 का सी। साना ने 93 का क्या कहा है पता नहीं पड़ रहा है। कर सकता है, बिल्कुल सही कर सकता है। भले ही अपील का अधिकार नहीं है लेकिन कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि सीआरपीसी 1973 की धारा 380 के अनुसार जब एक से अधिक व्यक्ति एक विचारण में दोषित किए जाते हैं और उसमें से किसी एक को अपील का अधिकार है तब ऐसे विचारण में दोषित किए गए सब व्यक्तियों को अथवा उनमें से किसी को भी अपील का अधिकार होगा, है ना। इसे सबको अपील का अधिकार हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 94। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है किसी खालिस्तान अपराध में। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के निर्णय के विरुद्ध सेशन न्यायालय में अपील की जा सकती है किसी खालिस्तान के अपराध में। संज्ञेय और अजमानतीय, असंज्ञेय और अजमानतीय, संज्ञेय और समनीय, असंज्ञेय और जमानतीय। बताइए जल्दी से आंसर। गिव द राइट आंसर। टाइम स्टार्ट्स नाउ 94। यह भी आपके मध्य प्रदेश सिविल जज 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। नाइन्टी फोर का आपने आंसर दिया है, किसी ने दिया अभी? 94 का ए दिया है पूजा ने। ए इज करेक्ट आंसर। 94 का ए स्नेहा ने भी दिया है। ए सही है, बिल्कुल सही। स्नेहा और पूजा और भरत, कुलदीप और अंकित सबने सही दिया है। संज्ञेय और अजमानतीय। सीआरपीसी 1973 की धारा 378 की उपधारा 1 के क्लॉज का के अनुसार
जिला मजिस्ट्रेट किसी मामले में लोक अभियोजक को किसी संज्ञेय और जमानती अपराध बाबत किसी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दोष मुक्ति के आदेश से सेशन न्यायालय में अपील उपस्थित करने का निर्देश दे सकेगा। 94 का इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, आ एवं बा का एक साथ विचारण किया जाता है, इसमें आ को जो सजा दी जाती है वह अपील योग्य नहीं है, किंतु बा की सजा अपील योग्य है। क्या अपनी सजा के विरुद्ध अपील कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये अपन ने क्वेश्चन अभी देखा था, रिपीट हो गया है ना, कर सकता है ना। ये अपन ने प्रावधान भी देख लिया था इसका सेक्शन 380 के अनुसार ना। 95 का सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, an order passed under section 125 of CRPC can be challenged by the unsuccessful party by filing a revision only before chief judicial magistrate, only before session judge, only before high court, either before the session judge or high court. The right answer time starts now. An order passed under section 125 of CRPC नरभूषण के अधिकार संबंधित है, can be challenged by the unsuccessful party, असफल पार्टी इसको चैलेंज कर सकती है by filing a revision किसके समक्ष? only before chief judicial magistrate, only before session judge, only before high court, या either before the session judge or high court। बताइए जल्दी से। 96 उत्तर प्रदेश हायर जुडिशियल सर्विस प्रीलिम 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, कहां करेगी, कहां पे वो फिलिंग रिवीजन के लिए जाएगा। 96 का डी आंसर दिया है पूजा ने। ओके पूजा, यहाँ पे भरत ने भी दिया है और बस 96 का डी इज करेक्ट आंसर। आइदर बिफोर द सेशन जज और हाई कोर्ट, या तो सेशन जज को या हाई कोर्ट में जाएगा, जा सकता है। 96 का डी इज करेक्ट आंसर। सीआरपीसी 1973 की धारा 125 के अंतर्गत पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील के विरुद्ध पुनरीक्षण रिवीजन जो है उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय में किया जा सकेगा। यह उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 14 खा के द्वारा अंतस्थापित किया गया है। इसलिए सही क्या हो गया? आइदर बिफोर द सेशन जज और हाई कोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 97, a revision can be filed against an order passed by subdivision magistrate under section 145 clause 6 of CRPC in the court of district magistrate, ADM administration, chief judicial magistrate और सेशन जज। कौन करेगा बताइए? रिवीजन कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर पास्ड बाय सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम ने किया है अंडर सेक्शन 145 क्लॉज 6 के अंतर्गत। अब कौन करेगा उसका रिवीजन बताइए। 97 यह आया था आपके उत्तर प्रदेश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रीलिम 2012 में। A revision can be filed against an order passed by subdivisional magistrate under section 145 clause 6 of CRPC in the court of 97 का डी किसने कहा है भाई? भरत ने कहा है और कुलदीप ने। एकदम सही, सेशन जज इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर, नॉट सी बेटा, डी इज करेक्ट आंसर। 97 का डी है, डी। ठीक है, 97 का डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 98, सीआरपीसी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? प्रक्रिया जहां अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में समान रूप से विभाजित है, धारा 392 में। अपील पर निर्णयों में आदेशों का अंतिम होना, धारा 394। उच्च न्यायालय को निर्देश, धारा 396। दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी, धारा 391। कौन सा सही सुमेलित है हमको बताना। एक कोई सही सुमेलित है, बाकी 3 सही सुमेलित नहीं है। 98 यह आया था आपको उत्तराखंड पीसीएस जूनियर प्रीलिम 2013 में। सही सुमेलित कौन सा है ये बताना है आपको। का अरे भाई आगे चलो, रुक कैसे गया? सारा का सारा मामला रुका हुआ है, आंसर ही नहीं आ रहे। यस आया आंसर आया। 98 का ए इज करेक्ट आंसर। ये 98 का ए बिल्कुल सही मिला हुआ है। पूजा ने कहा, कुलदीप ने कहा पर, और अंकित 98 का ए बताया। बी ने ये सुना, ए है। अब प्रक्रिया जहां अपीलीय न्यायालय के न्यायाधीश राय के बारे में सेक्शन 392 समान रूप से विभाजित, धारा 392। अपील एवं निर्णयों एवं आदेश को अंतिम होना, धारा 393। ये है ना, अपील एवं निर्णयों एवं आदेशों का अंतिम होना, धारा 393 में है।
3, ये सेक्शन 392 है। उच्च न्यायालय को निर्देश धारा 396 में नहीं है। ये है आपका सी सेक्शन 395 में। और ये जो गिरफ्तारी 391 में ना होकर सेक्शन 390 है। ठीक है, अभी दोष मुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी 390 में है। उच्च न्यायालय को निर्देश धारा 395 में है। अपील पर निर्णय आदेश का अंतिम होना धारा 393 में है। और ये सही सुमेलित है, इसलिए ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधानित नहीं है? निर्देश, पुनरीक्षण, पुनर्वलोकन, अब अपील क्या नहीं है इसमें, बताइए। 99 या यूपी फिल्म 2015, एमपी एपीओ 1997, राजस्थान जेएलओ 2014। यस, 99 का बी आंसर दिया है कुलदीप ने, बिल्कुल सही कहा कुलदीप। 98 का एक्स क्या है हरदेव? 99 का बी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल साना ने भी कहा है। सी नहीं है, बी है बेटा, पुनर्वलोकन नहीं है। निर्देश है, पुनरीक्षण है, अपील है, पुनर्वलोकन की बात इसमें नहीं की गई है। सीआरपीसी 1973 की धारा 395 में निर्देशित, धारा 397 में पुनरीक्षण, धारा 372 में अपील संबंधित प्रावधान दिया गया है, जबकि पुनर्वलोकन किसी भी धारा में नहीं दिया गया है। पुनर्वलोकन किसी भी धारा में नहीं दिया गया है, ठीक है। इसलिए 99 का बी इज करेक्ट आंसर। ध्यान रखना इसको, आपको बहुत काम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कोई एक सही सुमेलित नहीं है, 3 सही सुमेलित हैं। उच्च न्यायालय को निर्देश 395, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्तियां 401, अपीलों का उपशमन 393, दोष सिद्धि से अपील 374। कोई एक गलत है ना? ओके अंकित, हाँ बताइए जल्दी से, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? 100, उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2012, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल्दी बताइए। 100 का सी कौन ने कहा? पूजा ने, वेरी फास्ट पूजा ने, राइट आंसर, बहुत बढ़िया। अपीलों का उपशमन सेक्शन 393 में नहीं है, ये सेक्शन 394 में है। इसका सही क्या होगा? इसका सही हो जाएगा, इसका सही है सेक्शन 394, राइट इज सेक्शन 394। बाकी उच्च न्यायालय को निर्देश 395 में है, उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति 401 में है, अपीलों का उपशमन सेक्शन 394 में है, और दोष सिद्धि से अपील 374 में है। तो राइट क्या हो गया? 100 का 393 वाला ये गलत है, इसलिए उसने ये वाला आंसर लगाया है। ये क्वेश्चन नंबर 101, सीआरपीसी 1973 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित है? पुनरीक्षण की शक्ति मतलब रिवीजन की शक्ति संबंधित है। 395, 399, 401, 396, जल्दी बताइए। 101, उत्तर प्रदेश सिविल जज फिल्म 2012। अभी अपन ने 2-3 बार इस क्वेश्चन को देख लिया, मतलब इस सेक्शन को देख लिया है, जो उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्ति से संबंधित बात करती है। यस, कुलदीप ने कहा 101 का ए इज नॉट करेक्ट। सेक्शन 401, सीआरपीसी 1973 की धारा 401 में उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण शक्तियां संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, जबकि धारा 395 में उच्च न्यायालय को निर्देश हैं, और सेक्शन 396 में उच्च न्यायालय की निश्चय के अनुसार मामले के निपटारे हैं, और सेक्शन 399 में शीर्ष न्यायालयों की पुनरीक्षण शक्तियों संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। सेक्शन 401 इज द पावर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ रिवीजन, पुनरीक्षण शक्ति संबंधित है ना। क्वेश्चन नंबर 102, सीआरपीसी के 21 उपबंध में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों का उल्लेख है। 102 में भी वो पूछा क्वेश्चन, ये आया था आपका छत्तीसगढ़ सिविल 2014, उत्तराखंड एपीओ 2010, राजस्थान एपीओ 2015। अलग टाइम में आया है, अलग ऑप्शन रखे होंगे, इसलिए इसको फिर से रखा है। सीआरपीसी के 21 उपबंध में उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियों का उपबंध है, उल्लेख है, बताइए जल्दी से। चेतना सोनी 101 का बी कह रही है, ओके। 101 का भी सही है। नाउ 102 का डी सही है, बिल्कुल सही कहा, सेक्शन 401 इज करेक्ट आंसर। इति ने भी कहा, आज इति आई है बहुत दिनों के बाद, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, सीआरपीसी के अधीन उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करते हुए
अभियुक्त का उन्मोचन नहीं कर सकता है, अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं कर सकता है, अभियुक्त को जमानत नहीं दे सकता है, दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग करते हुए क्या नहीं कर सकता है, बताइए जल्दी से। यूपी सिविल जज प्रीलिम्स 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। जल्दी। यस 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 103 का डी इज करेक्ट आंसर। डी किसने दिया है? 103 का पूजा ने दिया है, अंकित ने दिया है और भरत ने दिया है, और इति ने भी। करेक्ट आंसर डी इज करेक्ट आंसर। दोष मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष में परिवर्तित नहीं कर सकता है। संहिता की धारा 401 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति के संबंध में है। सेक्शन 401 क्लॉज 3 के अनुसार इस धारा की कोई बात उच्च न्यायालय को दुष्मुक्ति के निष्कर्ष को दोष सिद्धि के निष्कर्ष संपर्कित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली ना दी जाएगी, इसलिए डी इज करेक्ट आंसर। सबने आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। ये अपने पुराने सेशन के क्वेश्चन खत्म हो गए चेतना। अब अपन क्वेश्चन आज पढ़ते देखते हैं, इनको हो जाएंगे कंप्लीट तो अपन खत्म कर देंगे, नहीं तो फिर कल थोड़ी और चलेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगी। वैसे आज हो जाना चाहिए खत्म, है ना। नाउ बोलिए। मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक के आवेदन पर किया जा सकता है? संबंधित उच्च न्यायालय का रजिस्ट्रार, भारत का महान्यायवादी, भारतीय विधिक परिषद का अध्यक्ष, भारत का महा सॉलिसिटर जनरल। बताइए। यूपीएपीओ सप्लीमेंट 2007 मध्य प्रदेश सिविल जज 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, कुलदीप ने कहा फर्स्ट का बी इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड मनीष श्रीवास्तव। अरे नमस्कार सर, नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। भारत का महान्यायवादी, बी इज करेक्ट आंसर। भारत का महान्यायवादी इज करेक्ट आंसर। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 139A उच्चतम न्यायालय को भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के आवेदन अथवा मामले के किसी पक्षकार के आवेदन पर मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित करने की शक्ति प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों को जिनमें विधि के समान प्रश्न अंतर्भित हों को एक उच्च न्यायालय से अपने पास मंगा सकता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 406 में मामलों एवं अपीलों के अंतरित किए जाने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है। ठीक है, इसलिए भारत का महान्यायाधीश जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आवेदन कर सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। मामलों और अपीलों को एक, अच्छा ये रिपीट हो गया है, इसको हम फिर से नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। इसका भारत का महान्यायवादी मान लीजिए, रिपीटेशन है क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई अभियुक्त जिसका विचारण नागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है अपना मामला पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित करना चाहता है, तब उसे आवेदन देना होगा नागपुर के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में, दोनों राज्यों के उच्च न्यायालयों में, भारत के उच्चतम न्यायालय में। बताइए, गिव द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। एमपीएपीओ 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। कहां देगा वो आवेदन यदि उसको अपना मामला अंतरित कराना है तो? ओके, 3 का ए इज नॉट करेक्ट आंसर। पूजा 3 का ए नहीं है, ए इज नॉट करेक्ट आंसर। 3 का डी है, डी भारत के उच्चतम न्यायालय में। वृंदा भारत के उच्चतम न्यायालय में इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। यदि कोई अभियुक्त जिसका विचारण नागपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में चल रहा है अपना मामला पटना के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में स्थानांतरित करना चाहता है, नागपुर मतलब महाराष्ट्र, पटना मतलब बिहार, स्टेट चेंज हो गए ना, तो अपन को कहां जाना पड़ेगा? भारत के उच्चतम न्यायालय में जाना पड़ेगा। भारतीय संहिता 1973 की धारा 406 के अनुसार मामले का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय से अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिवक्ता वाले दूसरे दंड न्यायालय में कॉन्फ्रेंट करने के लिए आवेदन भारत के उच्चतम न्यायालय में करना पड़ेगा, क्योंकि भले ही उसका जो मामला अधीनस्थ न्यायालय में है लेकिन स्टेट तो चेंज हो रही है, तो वहां का उच्च न्यायालय, इसलिए वहां पे उन्होंने कहा भारत के उच्चतम न्यायालय में जाएगा। कहां जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर। भारत के उच्चतम न्यायालय में वहां आवेदन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4। सीआरपीसी
में मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत का न्यायवादी, हितबद्ध पक्षकार, या तो बी अथवा सी दोनों के। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश एपीओ प्रीलिम्स 2009 किसके आवेदन पर किया जा सकता है? आवेदन किसका लगेगा ये देखना पड़ेगा। ओके, डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा सुनंदा आपने। सुनंदा इज करेक्ट। कुलदीप इज आल्सो करेक्ट। या तो बी अथवा सी दोनों के आवेदन पे। बी मतलब भारत का न्यायवादी और सी मतलब हित पक्षकार। या तो वो अथवा दोनों के आवेदन पर वो अंतरित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास है। यस, स्नेहा मिश्रा आल्सो करेक्ट। टी ने भी कहा 4 का डी। पूजा ने भी कहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है हमारा। सीआरपीसी 1973 की धारा 407 संबंधित है। ए, मामलों या अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। बी, मामलों या अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। सी, मामलों या अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायालय की शक्ति। डी इज ऑल ऑफ द अबव। गिव द राइट आंसर। राजस्थान जेएलओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। सीआरपीसी 1973 की धारा 407 संबंधित है। किससे संबंधित है? 5 का बी आंसर दिया सुनंदा ने। वेरी फास्ट सुनंदा। कुलदीप आल्सो करेक्ट। अंकित, पूजा, एवरीबॉडी इज करेक्ट। मामलों एवं अपीलों की अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। बिल्कुल सही, सही कहा आपने। 5 का बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी अभियुक्त की मृत्यु दंड की कारावास की सजा को समुचित सरकार के द्वारा केवल जुर्माने में लघुकरण किया जा सकता है। यह किस विधि के प्रावधान के अनुसार किया जा सकता है? इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 54 के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 व 161 के अनुसार, आईपीसी 1860 की धारा 53 व सीआरपीसी 1973 की धारा 433 क्लॉज का के अनुसार, सीआरपीसी 1973 की धारा 432 के अनुसार। द राइट आंसर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए किस प्रावधान के अंतर्गत ऐसा होगा कि मृत्युदंड की कारावास की सजा को समुचित सरकार केवल जुर्माने में लघुकरण कर देगी, कन्वर्ट कर देगी काय में? सिर्फ जुर्माने में। हाउ? क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान एपीओ 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। आंसर दिया है अंकित ने 6 का डी, कुलदीप ने दिया है 6 का, स्नेहा ने 6 का बी। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। आईपीसी 1860 की धारा 53 व सीआरपीसी की धारा 1973 की धारा 403 का के अनुसार संबंधित प्रावधान एक मिनट सुनो। आईपीसी की धारा 54 में किसी अन्य दंड में लघुकरण की बात कही गई है। धारा 53 में दंड के प्रकार दिए गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति वर्णित है और सेक्शन 432 तथा सेक्शन अनुच्छेद 161 में सीआरपीसी दंडादेशों का निलंबन या परिहार और धारा 433 सीआरपीसी दंडादेशों को लघुकरण की शक्ति है। तो यहाँ पे धारा 433 क्लॉज का के अनुसार समुचित सरकार मृत्यु दंडादेश का लघुकरण आईपीसी 1860 में वर्णित तरीकों से कर सकती है, जिसमें जुर्माना भी आता है। इसलिए सी बिल्कुल सही कहा आपने और सी इज करेक्ट आंसर। जिसको नहीं पता था उसको सही कर लेंगे और याद भी कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 7, सीआरपीसी के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? अब देखो क्वेश्चन पूछा है, शॉर्टकट में सीधा क्वेश्चन पूछा है। सीआरपीसी के अंतर्गत आजीवन कारावास, लाइफ इन इम्प्रिजनमेंट को लघुकरण कौन कर सकता है? अभी अपन ने देखा था। समुचित सरकार, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राज्य का राज्यपाल, केंद्र सरकार। जल्दी बताइए आंसर। कुलदीप ने दे भी दिया 7 का ए। और यह आया था मध्य प्रदेश एपीओ 2008, यूपी एपीओ 2002 2007 में, और ए बिल्कुल सही है। समुचित सरकार, जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो उसको, समुचित सरकार है वो उसको आजीवन कारावास को लघुकरण कर सकती है। मृत्यु दंडादेश का लघुकरण कर सकती है 433 ए के अंतर्गत। अब वो भी बिल्कुल सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, आजीवन कारावास के दंडादेश को सरकार कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी? 20 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष। बताइए कितने वर्षों के कारावास में लघुकृत कर सकेगी? ये मत समझ लेना कि आजीवन कारावास मतलब 20 वर्ष, आजीवन कारावास मतलब होल लाइफ। छत्तीसगढ़ से 2000
2015 में आया था क्वेश्चन। ओके, क्या कहा आपने? 8 का सी कह रहे हैं कुलदीप, थाना इटी, और 8 का सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही सुना था। 14 इयर्स। सीआरपीसी 1973 की धारा 433 के खंड खा के अनुसार समुचित सरकार आजीवन कारावास को दंडादेश के 14 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास में लघुकृत कर सकती है। 14 वर्ष से अधिक, 14 वर्ष से कम नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, आ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जा सका 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। आ उसी मजिस्ट्रेट से अपनी सजा निलंबित करने हेतु आवेदन द्वारा निवेदन करता है। उस मजिस्ट्रेट को तब निम्न में से कौन सी कार्रवाई अपनानी होगी? आप अधिकारिता का अभाव होने से आवेदन का निरस्तीकरण, यदि वह उचित समझता है तब उसे मंजूर करना, यदि अभियुक्त विचारणा के दौरान जमानत पर था तब उसका आवेदन स्वीकार करना, और डी सत्र न्यायालय को वह आवेदन अग्रेसित करना। बताइए जल्दी से, ध्यान से पढ़ के आंसर देना। मध्य प्रदेश एपीओ 1995 में क्वेश्चन पूछा गया था। आ को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाकर 4 वर्ष के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया। आ उसी मजिस्ट्रेट से अपनी सजा निलंबित करने हेतु आवेदन द्वारा निवेदन करता है। उस मजिस्ट्रेट को तय निम्न में से कौन सी कार्रवाई अपनानी होगी? हो भाई, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया है इसका, तो ए इज करेक्ट आंसर ना। अधिकारिता का अभाव होने से आवेदन का निरस्तीकरण करेगा ना वो, उसको अधिकारिता है क्या? आ उसी मजिस्ट्रेट से अपनी सजा निलंबित करने हेतु आवेदन द्वारा निवेदन करता है। उस मजिस्ट्रेट को तय निम्न में से कौन सी कार्रवाई करनी होगी? अपील में जाएगा, या तो वो अपील में जाए ना, तो इसको अधिकारिता है कैसे? तो अधिकारिता होने से आवेदन का निरस्तीकरण होगा। 9 का ए। सीआरपीसी 1973 की धारा 432 के उपबंधों के अनुसार दंडादेशों के निलंबन एवं परिहार तथा लघुकरण की शक्ति केवल समुचित सरकार को है। इसको है, समुचित सरकार को है। अतः मजिस्ट्रेट को अधिकारिता का अभाव होने से आवेदन के निरस्तीकरण की कार्रवाई करनी होगी। तो ये इस करेक्ट आंसर 9 का ए है। भाई सबने गलत दिया था आंसर, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेंगे। याद रखेंगे कि समुचित सरकार के पास है लघुकरण की शक्ति, है ना, सजा माफ कर रहे हैं कि लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 10, मृत्यु दंडादेश की दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति निहित है। राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार दोनों में, राष्ट्रपति में, किसके पास है? बताइए जल्दी से। 10 एमपी एपीओ फिल्म्स 2009। 10 का सी बिल्कुल सही कहा। कुलदीप इज आल्सो, बिल्कुल कुलदीप का सही है। साना का भी कहीं सही है। राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों। संबंधित प्रावधान में सुना रहा हूं, तो आप बाकी सबके आंसर देंगे। सीआरपीसी 1973 की धारा 433 में दंडादेश के लघुकरण की शक्ति का वर्णन है, जिसके अनुसार समुचित सरकार दंडादेश व्यक्ति की सम्मति के बिना मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता द्वारा उपबंध किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है। इसी प्रकार धारा 432 में दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति समुचित सरकार के पास है। सेक्शन 434 के अनुसार धारा 432 और 433 द्वारा राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियां मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्रीय सरकार द्वारा भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। समुचित सरकार से तात्पर्य यथास्थिति केंद्र या राज्य सरकार से है। तो इस संबंधित प्रावधान को ध्यान रखना है ना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11, समुचित सरकार एक अभियुक्त की मृत्यु दंड की सजा का किसी अन्य सजा दंड में लघुकरण कर सकती है। अभियुक्त की सहमति से, अभियुक्त के रिश्तेदारों की सहमति से, अभियुक्त के अधिवक्ता की सहमति से, बिना अभियुक्त की सहमति से। बताइए। 11 उत्तराखंड पीसीआर जूनियर फिल्म 2014। अभी मैंने जो प्रावधान बताया था उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया था आपको, तो इसलिए आंसर सही आपने दे दिया है, बिल्कुल सही। वृंदा कुलदीप इटी बिना अभियुक्त की सहमति से भी कर सकती है। दंडादेश का भारतीय संविधान बंद करता है ना, क्या इसका समुचित सरकार दंडादेश की व्यक्ति की सम्मति के बिना दंडादेश का भारतीय दंड संहिता द्वारा उपबंध किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है। इसके 11 का डी बिल्कुल सही कहा आपने। 12 आ चोरी का एक अभियुक्त था, उसने चोरी की थी या नहीं की थी वो बात की बात है, वो अभियुक्त था। अपनी गिरफ्तारी के बाद वह 90 दिवस तक विरोध में रहा। उसकी गिरफ्तारी हो गई, 90 दिवस तक वो विरोध में रहा। उसके पश्चात वह 360 दिवस के कारावास भुगतने की सजा से दंडित हुआ। क्या वह मुजरई का हकदार होगा? आ नहीं, हाँ पूरे 90 दिन की, हाँ परंतु केवल 30 दिन की, हाँ परंतु केवल 45 दिन की। बताइए।
समझ में आ गया ना क्वेश्चन। 90 दिन को रखा है, निरोध में रख लिया उसको, उसके पश्चात 360 दिवस के कारावास के भुगतान की सजा उसको हुई, तो क्या वह मुजरई का हकदार होगा? 12 का बी आंसर किसने दिया है भाई? सबने दिया है और बिल्कुल सही दिया है। हाँ, पूरे 90 दिन उसके माइनस किए जाएंगे सेक्शन 360 में से, 360 में से 90 घटाओ भाई, 90 माइनस कर दिए जाएंगे, 0 में से 0 आ गया है आपका, 16 में से 9 गया है, कितने हो जाएंगे? 16 माइनस 9, जल्दी बताओ। $270 डेज, यस, इसने यहाँ ने कहा 270 डेज, बिल्कुल सही कहा इसने। 2 यहाँ लिख देते हैं अपन, 270 डेज, मतलब अपन उसको 270 डेज का और भुगतान करना पड़ेगा, मतलब उसको और रहना पड़ेगा सजा में, है ना, बाकी मुजरई हो जाएगा 90 डेज, बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन नंबर 13, सेक्शन 428 सीआरपीसी के अंतर्गत निम्न में से भोगी गई निरोध की किस अवधि को उस मामले में कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाएगा? जुर्माने के समुदाय में व्यतिक्रम में भोगी गई निरोध अवधि को उस मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान भोगी गई अवधि को, सदृश मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को, उपरोक्त सभी को। बताइए जल्दी से। द राइट आंसर, टाइम स्टार्ट्स नाउ 13। राजस्थान जुडिशियल प्रीलिम्स 2016। थर्टीन का बी इज करेक्ट आंसर, डी नहीं है पूजा। सदृश मामले, मान लो और कोई मामला चल रहा है और उसमें भोगी है अवधि, तो वो इसमें थोड़ी मुजरा होगी, तो उस मामले में, उसी मामले में के अन्वेषण व विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि को ही उसमें से मुजरा किया जाएगा। बिल्कुल सही, बाकी सबने सही आंसर दिया अभी का। क्वेश्चन नंबर 14, सेक्शन 428 के अंतर्गत दोष सिद्धि द्वारा बताई गई निम्नलिखित निरोधावधि मुजरा नहीं हो सकती है? अन्वेषण, जांच, विचारण, अन्य प्रकरण। बताइए जल्दी से। 14, यह आपका आया था मध्य प्रदेश सिविल प्रीलिम 2010 में। 2010 में क्वेश्चन पूछ लिया गया है पहले ही, आपको सबको इसका आंसर पता है, आप सही आंसर देंगे ऐसा मुझे लगता है। 14 डी दिया कुलदीप ने, और कौन दे रहा है? डी भाई, और कोई देगा क्या? डी, हाँ, अंकित ने भी कहा डी, सुनंदा ने भी कहा डी। डी इज करेक्ट आंसर। अन्य प्रकरण की जो अवधि है वो निरोध अवधि मुजरा नहीं हो सकती है, बाकी अन्वेषण, जांच और विचारण की जो अवधि उसी मामले में है वो मुजरा होगी। Yes. Now, question number 15. Theory of retribution is a theory in which exemplary punishment shall be given to criminal. Is a theory that a criminal should be punished in proportion to his offense. Is a theory in which the criminal must be reformed. Is a theory in which criminals should be sent to open jail. Theory of retribution. To the right answer, time starts now 15. रिट्रीब्यूशन माने प्रतिकर, प्रतिशोध का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ रिट्रीब्यूशन क्या है? इट इज अ थ्योरी ऑफ व्हिच exemplary punishment shall be given to criminal. Is a theory that a criminal should be punished in proportion to his offense. Is a theory in which the criminal must be reformed. Is a theory in which criminals should be sent to open jail. यह आया था उत्तर प्रदेश हाई जुडिशियल प्रीलिम 2012 में। थ्योरी ऑफ रिट्रीब्यूशन, प्रतिकार, प्रतिशोध का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जिसमें है धारणा होती है कि किसी अपराधी को दंड उसके अपराध के अनुपात में ही दिया जाना चाहिए, जैसे आंख के बदले आंख। किंतु अब इस सिद्धांत की काफी आलोचना हो रही है और दंड के सुधारात्मक एवं उपचारात्मक सिद्धांत को व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। तो आंसर आपने क्या दिया है? 15 का बी आंसर किसने दिया है? स्नेहा ने, बिल्कुल सही, स्नेहा इज करेक्ट। इज अ थ्योरी दैट अ क्रिमिनल should be punished in proportion of his offense. B is correct answer. B is correct answer. The theory that a criminal should be punished in a proportion or to his offense. Yes, 15 का B बिल्कुल सही है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 16, सीआरपीसी 1973 की किस धारा में वादों और अपीलों को अंतरित करने की शीर्ष न्यायालय की शक्ति का प्रावधान है? 409 में, 407 में, 408 में, 406 में। कहां शीर्ष न्यायालय को मामलों को अंतरित करने की शक्ति है, बताइए। यूपीएपीओ 2007, क्वेश्चन नंबर 16 का 26 का सी, अरे 26 कहां बेटा, 16 है वो, 16 का डी नहीं है, नॉट डी है नॉट सी है, बी इज करेक्ट आंसर, पूजा इज करेक्ट, सेक्शन 408। 408, सीआरपीसी 1973 की धारा 408 में वादों एवं अपीलों को अंतरित करने की सत्र न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान है। 408 में, सेक्शन 408 में है ना। यस, तुमने भी सही कहा और इति ने भी सही कहा है। क्वेश्चन नंबर 17, सीआरपीसी 1973 की किस धारा में वादों और अपीलों को अंतरित करने की शीर्ष न्यायाधीश की शक्ति का प्रावधान है? अभी रिपीटेशन में है, सेक्शन 408 है ना, क्वेश्चन रिपीट हो गया इसलिए मैंने आंसर दे दिया इसको। क्वेश्चन नंबर 18, जिस स्त्री को मृत्युदंड दिया गया है, यदि वह स्त्री गर्भवती है तो उच्च न्यायालय उचित समझे तो दंड आजीवन कारावास में बदल सकता है, दंड के निष्पादन का आदेश दे सकता है, बच्चे के जन्म के पश्चात मामले को पुनः सुन सकता है, राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है कि दंड का निष्पादन मुलतवी किया जाए। क्या कर सकता है बताइए? उच्च न्यायालय उचित समझे तो क्या करेगा बताइए। 18, मध्य प्रदेश विभाजन 1993। ओके, 18 का ए दिया है सुनंदा ने और स्नेहा ने, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली वो उसको आजीवन कारावास में बदल देगा, मृत्युदंडादेश को, यदि महिला स्त्री गर्भवती है तो। ठीक है, 18 का ए से, पूजा सी नहीं है, ए है। 18 का ए इज करेक्ट आंसर। 1973 की धारा 416 के अनुसार जब गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड दिया जाता है तो उच्च न्यायालय दंडादेश को मुलतवी करने का आदेश दे सकता है और उचित समझे तो ऐसे आजीवन कारावास में भी बदल सकता है। तो क्या करेगा? उसको दंडादेश को मुलतवी करने का आदेश दे सकता है और उचित समझे तो उसे आजीवन कारावास में बदल सकता है। 18 का ए इज करेक्ट आंसर। साना ने भी कहा 18 का से, बहुत बढ़िया साना। क्वेश्चन नंबर 19, समझो सरकार किसी अभियुक्त की सजा के दंडादेश का बिना उसकी सहमति के भी लघुकरण कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 432 में, 320 में, 433 में, 321 में, बताइए। नाइनटीन का आंसर देना है आपको। उत्तराखंड पीसीए जूनियर फिल्म 2016। 19 का बी दिया है किसने भाई? साना, इटी नहीं, साना और कुलदीप ने सही दिया है और सुनंदा ने भी और अंकित ने भी। सेक्शन 433 इज करेक्ट आंसर। सीआरपीसी की 1973 की धारा 433 के अनुसार समुचित सरकार दंडादेश व्यक्ति की सम्मति के बिना दंडादेश का लघुकरण कर सकती है। सम्मति की आवश्यकता नहीं है, उसके बिना भी वो लघुकरण कर सकती है। 19 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, सेक्शन 436 क्लॉज 436 ए दंड प्रक्रिया संहिता 1970 संबंधित है। अजमानती अपराध के मामले में जमानत, अग्रिम जमानत, विचाराधीन कैदी को जरूर रखने की अवधि उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान जेएलओ 2014। 436 ए दंड प्रक्रिया संहिता 1970 संबंधित है किससे? सीआरपीसी 1973 की धारा 436 ए दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अंत स्थापित की गई है और धारा 436 ए विचाराधीन कैदी को विरुद्ध रखने की अवधि से संबंधित है। यस, 20 का सी किसने दिया था? ओके, 20 का सी दिया है पूजा ने, अंकित, इति और कुलदीप, पूजा और सुनंदा है। ओके, सबने सही दिया है। विचाराधीन कैदी को विरुद्ध रखने की शक्ति की अवधि के बारे में 436 ए है जो बाद में जोड़ी गई थी सीआरपीसी संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, सीआरपीसी 1973 की धारा 436 ए एक अभियुक्त जिसके विरुद्ध अनभिक्षा लंबित है की जमानत स्वीकार करने का प्रावधान करती है।
यदि वह अनभिक्षाधीन अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की 1/4 अवधि का निरोध भुगत चुका है, वह अनभिक्षाधीन अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की 1/3 अवधि का निरोध भुगत चुका है, वह अनभिक्षाधीन अपराधी के लिए निर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि का निरोध भुगत चुका है। उपरोक्त ए तथा बी, बताइए जल्दी से आंसर। राजस्थान जुडिशल सर्विस फिल्म 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। 21 का सी आंसर दिया है सुनंदा ने, पूजा ने और कुलदीप ने। इस करेक्ट 21 का नहीं दिया, अभी 20 का दिया है तो ना। 21 का डी अंकित ने दिया है, 21 का सी है अंकित। सुनंदा ने कहा सी इज करेक्ट आंसर। यस, वह अनभिक्षाधीन अपराधी के लिए निर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि का निरोध हो चुका है, तो सी इज करेक्ट आंसर। वह अनभिक्षाधीन अपराध के लिए निर्दिष्ट कारावास की आधी अवधि का भुगतान निरोध भुगत चुका है। ठीक है, 21 का सी इज करेक्ट आंसर। संबंधित प्रावधान को एक मिनट सुनो। सीआरपीसी 1973 की धारा 436A के अनुसार जहां कोई व्यक्ति किसी विधि के अधीन किसी अपराध के जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए उस विधि के अधीन मृत्युदंड एक दंड के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इस संहिता के अधीन अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास उस अधिकतम अवधि के जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिए निर्दिष्ट की गई है आधे से अधिक की अवधि के लिए निरोध भुगत चुका है, वहां वह प्रतिपूर्ति सहित या रहित व्यक्तिगत बंध पत्र पर न्यायालय द्वारा छोड़ दिया जाएगा। 21 का सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अरे भाई क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 22 है ना, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अग्रिम जमानत धारा 437, सीआरपीसी अपील का संक्षिप्त निस्तारण 384, दोष मुक्ति की स्थिति में अपील 376, उच्च न्यायालय को संदर्भ सेक्शन 397। आपको नीचे दिए कुल सहायता सही उत्तर चुनना है। कौन कौन से सही सुमेलित नहीं है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है, बताइए। यूपी सिविल जज 2000 और 2006 में क्वेश्चन आया था, 2 टाइम्स वो आ चुका है। कौन से सही सुमेलित नहीं है? 22। का आंसर दो। 22 का सी कहा है, किसने कहा है भाई? कुलदीप ने कहा 23 का सी। 22 का सी नहीं है कुलदीप। स्नेहा ने कहा 24 का बी, बिल्कुल सही। 24 नहीं बेटा, 22 है वो ना। A1C3D4 मतलब A, C और D सही सुमेलित नहीं है, बाकी B सही सुमेलित है। अपील का संक्षिप्त निस्तारण सेक्शन 384 में है। अग्रिम जमानत सेक्शन 438 में है ना। और दोष मुक्ति की दशा में अपील का उपबंध जो है, दोष मुक्ति की दशा में अपील का उपबंध सेक्शन 378 में है। 378 ये है 438। और धारा 39 उच्च न्यायालय को संदर्भ जो है वो सेक्शन दंड प्रक्रिया की धारा 395 में है। 395 उच्च आवान न्यायालयों की दम मांगने की शक्ति के प्रावधान है, जबकि उच्च न्यायालय के संदर्भ का प्रावधान जो है सेक्शन 395 में है ना। सही क्या हो गया? अग्रिम जमानत 438, अपील का संक्षिप्त निस्तारण 384, दोष मुक्ति की स्थिति में अपील सेक्शन 378, उच्च न्यायालय को संदर्भ सेक्शन 395 है ना, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा यहाँ। निम्न में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्त कारण है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है, गैर जमानती अपराधों के अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के पक्ष में किया जाएगा। अफजल खान बनाम गुजरात राज्य, गुरचरण सिंह बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन, चंद्रा स्वामी बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, गुरबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य। बताइए किस मामले में ऐसा कहा गया था? यूपीएपीओ प्रीलिम्स 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। 23 का बी आंसर दिया है कुलदीप ने,
और एकदम सही आंसर दिया कुलदीप आपने, बिल्कुल सही। गुरबचन सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। 18 ने भी कहा, 23 का बी। गुरबचन सिंह बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट के बाद में निर्धारित किया कि जहां यह विश्वास करने के लिए युक्तियुक्त कारण है कि मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त दोषी है, गैर जमानती अपराधों के अन्य सभी मामलों में न्यायिक विवेक का प्रयोग न्यायालय द्वारा जमानत मंजूर करने के लिए पक्ष में किया जाएगा। Yeah, 23 का बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। CRPC की कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को अजमानतीय बाद में जमानत पर रिहा कर सकता है? अजमानतीय बाद में जमानत पर रिहा कर सकता है। CRPC कौन सी धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी किसी अभियुक्त को अजमानतीय बाद में जमानत पर रिहा कर सकता है? सेक्शन 336, 436, 337, 437 बताइए। 24 राजस्थान APO 2015, बिहार PCI जूनियर प्रीलिम 2009। Yes, 24 का डी इज करेक्ट आंसर। सेक्शन 437 सेक्शन 437 के अंतर्गत सीआर के अंतर्गत एक पुलिस अधिकारी जो भारत शासक अधिकारी थाने का किसी अभियुक्त को अजमानती बाद में जमानत पर रिहा कर सकता है। यस, 24 का डी इज करेक्ट आंसर। 337 नहीं, 437। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। जमानत हेतु अभियुक्त को उच्चतर अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा से संबंधित प्रावधान CRPC 1973 में प्रावधान किए गए हैं। 436 में, 437A में, 436A में, 438 में। बताइए। उत्तराखंड PCI जूनियर प्रीलिम 2016। का आंसर देना है फटाफट। संबंधित प्रावधान को मैं बता देता हूं जब तक। CRPC 1973 की धारा 437A CRPC संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा स्थापित है। विचारण के समाप्त होने के पूर्व अपील के निपटान से पूर्व यथास्थिति अपराध का विचारण करने वाला विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय अभियुक्त से यह अपेक्षा कर सकेगा कि जब ऐसा न्यायालय संबंधित न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई किसी अपील या याचिका की बाबत सूचना जारी करे, उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने के लिए प्रतिभूति सहित जमानत पर निष्पादित करे और ऐसे बंधपत्र 6 मास तक प्रवृत्त रहेंगे। यदि ऐसा अभियुक्त उपसंजात होने में असफल रहता है तो बंधपत्र संपादित हो जाएगा और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 446 के अधीन प्रक्रिया लागू होगी। 25 का सी इज करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही कहा। सेक्शन 437A इज करेक्ट आंसर। 25 का सी किसने दिया भाई? पूजा ने दिया है, सुनंदा ने, कुलदीप ने और स्नेहा ने। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से किस बात में यह अभी निर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय कोटा अभियुक्त की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक यह विशेष न्यायालय द्वारा खारिज न कर दी गई हो? गुजरात राज्य बनाम S.A. शेख में, महाराष्ट्र राज्य बनाम A.K. गुंडुंडे में, गुजरात राज्य बनाम संतोष कुमार में, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम S.N. श्रीवास्तव में। बताइए किसमें? उत्तराखंड APO 2016, झारखंड सिविल जज प्रीलिम 2015। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कल इसके बाद अपन देखेंगे, है ना, आगे अपने इसके बाद लगभग 25 क्वेश्चन और हैं जिनको अपन कल देख के उसके बाद अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। कल भारतीय संविधान शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री पढ़ लें, संविधान को पढ़ लें थोड़ा सा और उसको रिवाइज कर लें, और संविधान खत्म होने के बाद आपका हो सकता है एग्जाम की डेट भी आ जाएगी, तो अपन छोटे छोटे जो एक्ट रह गए हैं अपने उनको लेंगे ताकि वो आपको उस समय याद करने में ताजा रहेंगे। बाकी सब आप पढ़ते रहेंगे ना। तो इसका आंसर चलो 26 का आंसर क्या दिया है आपने? ए आंसर इज करेक्ट। 26 का ए है। गुजरात राज्य बनाम S.A. शेख में, गुजरात राज्य बनाम सलीम भाई
अब्दुल गफ्फार शेख अब 2003 सुप्रीम कोर्ट के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया। उच्च न्यायालय पोटा की धारा 34 क्लॉज 4 के अनुसार पोटा अभियुक्त की जमानत याचिका को तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक कि यह विशेष न्यायालय द्वारा खारिज नहीं कर दी गई हो या जमानत ना दे दी गई हो। ठीक है, तो मिलते हैं कल। टेक रेस्ट, गुड बाय, गुड नाइट टू ऑल, जय हिंद, जय भारत।